साथियों, मेरे चैनल रुद्र न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं कमलकांत आपके लिए फिर एक मुद्दा लेकर आया हूं। आज हम इस मुद्दे का विश्लेषण करेंगे कि कैसे राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी को फंसा दिया है। जो उन्होंने इंग्लैंड में बयान दिए, उसके तुरंत बाद ही हमने कहा था कि ये राहुल गांधी ने जो एक बयान दिया है, ये उसको सारी ज़िंदगी के लिए फंसा देगा, और वही हो रहा है। उन्होंने इंग्लैंड में जो ये कहा, ब्रिटेन में जब वो गए और 2-3 जगह भाषण दिए, तो एक भाषण में उन्होंने ये कहा कि भारत का लोकतंत्र जो है वो पूरे विश्व के लिए है, और अगर भारत के लोकतंत्र को कुछ होता है तो इसका असर पूरे विश्व पर जाएगा। और भारत के लोकतंत्र को पर हमले किए जा रहे हैं और उसको मरणासन किया जा रहा है, इसलिए ये घटनाएं भारत में घट रही हैं। इसलिए लोकतंत्र के जो खैर खां हैं, जो लोकतंत्र के झंडाबदार हैं, यानी यूरोप और अमेरिका, वो भारत की इन घटनाओं को चुपचाप ना देखें और वहाँ लोकतंत्र को स्थापित करने में मदद करें। शब्द ये ना हों राहुल गांधी के, लेकिन भाव यही था, यानी कि वो भारत में हस्तक्षेप करें, भारत के लोकतंत्र में हस्तक्षेप करें। ये जो एक बयान है, बाकी सब बातें इधर उधर की हैं, बाकी वो कुछ बोलें ना बोलें। एक और उनका इम्पोर्टेंट बयान था जिससे वो बच नहीं सकते और जो उनके लिए घातक था, वो था उन्होंने एक भाषण में एक सिख सज्जन को कहा कि आप हिंदुस्तान से हैं, नरेंद्र मोदी आपको और मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक मानते हैं। ये भी बहुत ज़बरदस्त, बहुत नाकाबिले माफ़ बयान था, क्योंकि ऐसा करके उन्होंने जो खालिस्तानी एलिमेंट हैं, ख़ास तौर से जो इंग्लैंड में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में ख़ास तौर से एक्टिव हैं, उनको जो है एक आग दे दी, चलती हुई आग में उन्होंने घी डाल दिया। अब वो कहेंगे देखो कि तो हम क्या कह रहे हैं, राहुल गांधी खुद कह रहा है, जो वहाँ का नेता है। तो ये 2 बयान जो थे ये नाकाबिले माफ़ थे। तो इन 2 बयानों की वजह से पूरी कांग्रेस को मुश्किल आ रही है। आप देखेंगे कि जब भी इन मुद्दों पर डिस्कशन होती है तो कांग्रेस पार्टी के नेता इन बयानों पर चर्चा नहीं करते। वो जब एंकर, किसी न्यूज़ एंकर या कोई विपक्षी दल या बीजेपी इन मुद्दों को उठाती है तो वो इसको डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं कि इन पर चर्चा ना हो, किसी और मुद्दे पर चर्चा हो जाए, उन्हीं भाषणों में से किसी और मुद्दों पर चर्चा हो जाए। लोकतंत्र मर रहा है, ये सब ठीक है, ये सब आप कह सकते हैं, लेकिन विदेशी ताकतों को बुलाना और सिख और मुस्लिम 2 दर्जे के नागरिक हैं हिंदुस्तान में, इन पर वो भी चर्चा नहीं करना चाहते। तो इस मुद्दे का अब बीजेपी लाभ उठा रही है। संसद के अंदर अब बीजेपी ने मुद्दा क्या रख दिया है कि पहले राहुल गांधी माफ़ी मांगें, तब हम उनको बोलने देंगे लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर। राज्यसभा के तो वो सदस्य नहीं हैं, बोलेंगे तो लोकसभा में ही, लेकिन राज्यसभा भी इसको एक मुद्दा बना लें कि संसद का हिस्सा है हम भी, हमारे भी फ्लोर पर आकर उनको माफ़ी मांगनी होगी, तो ये भी मुद्दा बन सकता है। यानी बीजेपी ने इसको मुद्दा बना लिया है। बीजेपी अब राहुल गांधी को बोलने नहीं देगी जब तक वो माफ़ी नहीं मांगेंगे, और राहुल गांधी ये चाहेंगे कि उनको माफ़ी ना मांगनी पड़े, लेकिन उनको लोकसभा या राज्यसभा, लोकसभा के पटल पर उनको बोलने दिया जाए। तो क्या स्ट्रेटजी है दोनों दलों की इस पर, ये आपको बताते हैं। स्ट्रेटजी ये है कि कांग्रेस ये चाहती है कि ये मुंह से गलत बातें तो निकल गई हैं, अब इनको कैसे ढका जाए। इसको इंग्लैंड में ही राहुल गांधी ने ढकने की कोशिश की, जब उन्होंने ये बयान देने के बाद, जब यूरोप और अमेरिका हस्तक्षेप करें, अगले भाषणों में ये कहा कि लेकिन इन मामलों को, भारत में लोकतंत्र की प्रॉब्लम तो है, लेकिन इन मामलों को हम ही लोग निपटेंगे। तो उन्होंने उसको ढकने की कोशिश की। अब ये कोई बाई करने को तैयार नहीं है। अब अगर राहुल गांधी को बोलने का मौका मिल जाता है लोकसभा के अंदर, तो वो जाते ही कहेंगे मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, और अगर इसको गलत अर्थों में पढ़ा जा रहा है या कहा जा रहा है, और मैंने तो ये कहा था कि बाहर की विदेशी शक्तियों को इसमें कुछ नहीं करना है, जो करेंगे हम ही करेंगे अपोजिशन, इतना कहकर वो छूट जाएंगे और कांग्रेस हल्ला मचाएगी, देखिए उन्होंने कह दिया कि उन्होंने कहा नहीं था, उन्होंने अपने स्टेप से बैक ट्रैक कर लिया। लेकिन जैसे ही वो ये कहेंगे, ये मुद्दा बीजेपी के लिए मर जाएगा। इसका जो चुनावी लाभ है वो समाप्त हो जाएगा, और इसका चुनावी लाभ लोकसभा तक भी हो सकता है अगर मामले को ठीक से हैंडल किया गया। और ख़ास तौर से कर्नाटक में जो चुनाव होने वाले हैं उनमें तो है ही, बीजेपी वहाँ पर इस मामले को उठाएगी ही, क्योंकि बीजेपी वहाँ पर थोड़ी संकट में भी दिख रही है, थोड़ी नीचे दिख रही है कांग्रेस से। अब कितना असर डालता है ये मुद्दा। बीजेपी की स्ट्रेटजी क्या है? बीजेपी की स्ट्रेटजी ये है कि
राहुल गांधी पहले तो माफ़ी मांगे, फिर अपना बयान दें, और संसद के पटल पर या लोकसभा के अंदर जैसे वो खड़े और माफ़ी मांगे, तब उनको बोलने दिया जाएगा। अगर वो इस पर माफ़ी मांग लेंगे तो बीजेपी हमेशा इसे कहती रहेगी ऐसे ऐसे बयान देते हैं जिनके लिए आपको लोकसभा में माफ़ी मांगनी पड़ती है। तो ये जो उनके ऊपर आरोप लग रहा है या ये जो उन्होंने बात कही, वो सदा के लिए राहुल गांधी को चिपक जाएगी। फेविकोल के जो चिपकन है उसकी तरह चिपक जाएगी। जैसे अभी भी राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को चौकीदार चोर कहा या इस तरह के बयान दिए, या सुप्रीम कोर्ट में जाकर बोला, कुछ बात बोली और बाद में उन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट से माफ़ी मांगनी पड़ी कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा था और मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ। तो जब भी कोई बात होती है तो बीजेपी के नेता राहुल गांधी को यही याद दिलाते हैं कि आप तो कुछ भी बोलते रहते हैं, बाद में जाके सुप्रीम कोर्ट के आगे कान पकड़कर माफ़ी मांगते हैं कि मुझे माफ़ कर दिया जाए। तो बात तो है, ये तो तथ्य है, तथ्य को तो नकारा नहीं जा सकता, परसेप्शन को बदला जा सकता है, तथ्यों को नहीं बदला जा सकता। तो ये तथ्य है, और इसी को, ये जो अब बात चल रही है वो तथ्य के रूप में स्थापित हो जाए, बीजेपी का प्रयास ये है। इसीलिए वो राहुल गांधी को लोकसभा के पटल पर बोलने नहीं देना चाहती और कहती है कि पहले माफ़ी मांगो फिर बोलने देंगे। अब उसमें उन्होंने दो मुद्दे जोड़ दिए हैं। एक तो आपका बयान जो आपने वहाँ पर दिया और यूरोप से और अमेरिका से कहा कि आइए हमारे देश में हमारी मदद कीजिए, और दूसरा ये कि आपने लोकसभा में आकर आपको माफ़ी मांगनी पड़ेगी लोकसभा के अंदर कि मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, ये लोकतंत्र का अपमान है। लोकतंत्र को कौन रिप्रेजेंट करता है? संसद। संसद क्या है? लोकसभा और राज्यसभा। तो जिस लोकतंत्र की आपने आलोचना की है या बेकदरी की है या उसको गलत ठहराया है, उसी के फ्लोर पर आकर आप माफ़ी मांगिए। तो बाहर मांगी गई माफ़ी को भी वो जो है भाव नहीं देंगे, कहेंगे कि सदन में ही माफ़ी मांगिए, और सदन में राहुल गांधी को तब तक नहीं बोलने देंगे जब तक वो माफ़ी नहीं मांग लेते। तो साहब ये स्ट्रेटजी चल रही है, ये मुद्दे बन गए हैं। तो ये बीजेपी की तरफ से मुद्दा है, तो कांग्रेस की तरफ से अडानी मुद्दा है। अडानी मुद्दे की प्रॉब्लम ये है कि उसमें पब्लिक को कुछ नहीं हुआ है। आप आरोप लगा रहे हैं, लेकिन उस आरोप के प्रमाण नहीं हैं कि अडानी को आखिर पब्लिक की कॉस्ट पर कैसे लाभ पहुंचाया। इसमें दो मुद्दे हैं, ब्रीफली इसको डिस्कस कर लेते हैं कि अडानी को लाभ पहुंचाना एक बात है और पब्लिक की कॉस्ट पर अडानी को लाभ पहुंचाना ये दूसरी बात है। जब तक पब्लिक की कॉस्ट पर अडानी को लाभ पहुंचाया ये एस्टेब्लिश नहीं हो जाता, तब तक अडानी का मुद्दा कोई ज़्यादा चलने वाला है नहीं। पब्लिक की कॉस्ट पर कैसे अडानी को लाभ पहुंचाया, ये कैसे साबित होगा? ये ऐसे साबित होगा कि एसबीआई का जो शेयर है वो बहुत नीचे आ जाए, या एलआईसी के शेयर बहुत नीचे आ जाएं, या एलआईसी ने जिन लोगों को पैसे देने हैं वो देने में कोताही करनी लगे कि भैया अडानी में हमारे पैसे फंस गए हैं। लेकिन ऐसा तो कुछ है नहीं। तो इसलिए जब तक पब्लिक को पिंच नहीं होगा, पब्लिक को समझ नहीं आता है। एक्चुअली शेयर मार्केट जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, उसमें शेयर ऊपर नीचे होते रहते हैं, और उसमें जब तक पब्लिक को ना लगे कि सरकार की वजह से मेरे पैसे घुस गए, तब तक वो रिएक्ट नहीं करता है। पिछले 2-3 मामले जैसे भी हुए, जो भी मामले हुए थे शेयर मार्केट को लेकर, उसमें पब्लिक के पैसे घुसे थे, इसलिए सरकारों पर आंच आई थी। तो यहाँ ना एसबीआई का इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, ना एलआईसी का इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है अडानी के शेयरों में, और ना वो रूल्स के खिलाफ गए हैं जो एस्टेब्लिश रूल्स हैं, और ना ही एलआईसी के शेयर बहुत नीचे हुए हैं और ना ही एसबीआई के। अडानी के शेयर ऊपर नीचे होते रहे, उससे पब्लिक को क्या फ़र्क पड़ता है? और अडानी की कंपनी में ज़्यादा पब्लिक के शेयर हैं भी नहीं, आम पब्लिक के शेयर नहीं हैं, सिर्फ खिलाड़ियों के शेयर हैं जो शेयर बाजार में खेलते हैं, जो जुआरी हैं एक तरह से कहा जाए। जैसे जुआ खेलता है, वो हारा या जीता इससे मुझे क्या भाई? जुआ खेलना गलत बात है, तुमको खेलना नहीं आता मत खेलो, और वैसे ही गलत बात है मत खेलो। उसी तरह से शेयर मार्केट भी एक तरह का जुआ है, उसमें जिस खिलाड़ी को खेलना आता है खेले, जिस खिलाड़ी को खेलना नहीं आता है वो बाहर रहे। और जो खेल रहा है वो ये सोच समझ कर खेल रहा है कि इसमें शेयर का भाव ऊपर भी हो सकता है, शेयर का भाव नीचे भी हो सकता है, किसी शेयर में मुझे नुकसान भी हो सकता है, किसी शेयर में मुझे लाभ भी हो सकता है। तो वो मुद्दा बहुत ज़्यादा पकड़ता नज़र नहीं आ रहा है। तो साथियों, ये था मेरा कुल विश्लेषण कि क्यों बीजेपी जो है वो इस बात पर, ये एक बहुत बड़ा पोटेंशियल मुद्दा है। उन मुद्दों को बड़ा बनाती हैं पॉलिटिकल पार्टियां जिनका पब्लिक पर असर हो और पब्लिक उसके आधार पर रिएक्ट करे। तो ये दोनों ही मुद्दे, एक हद तक अडानी भी मैं कहूँगा कुछ ना कुछ लोगों को तो प्रभावित करेगा ही, कम से कम कांग्रेस के पास कहने के लिए तो एक बड़ा मुद्दा ही है ही ये। और दूसरा बड़ा मुद्दा जो है, जो राहुल गांधी ने इंग्लैंड में जो ये दो बातें कही,
इनका जवाब उनके पास नहीं है कि ऐसी ये 2 बातें उन्होंने क्यों कह दी। और अगर आप पिछले दिनों में जो उनके साथ थे वहाँ पर इंडियन ओवरसीज़ कांग्रेस के जो कर्ता-धर्ता हैं, उनके एक साथी, वो भी बहुत 1-2 इंटरव्यू उन्होंने दिए और उसमें ठीक तरह से इन बातों का जवाब नहीं दे पाए वो, कि राहुल ने ये बातें कहीं क्यों? ये बातें कहना क्या राहुल के लिए जायज़ है? सैम पित्रोदा जो हैं, वो ये बात ठीक से एक्सप्लेन कर नहीं पाए। उन्होंने पिछले दिनों में 1-2 इंडियन टीवी चैनल्स को इंटरव्यू दिए हैं और उनसे जब ये पूछा गया तो वो भी इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाए, सैम पित्रोदा, कि ये बात कहने की ज़रूरत क्या थी। उन्होंने कहा कि उनका परसेप्शन है, उन्होंने कहा, तो परसेप्शन तो हर पब्लिक फिगर का जो परसेप्शन है वो आम पब्लिक के लिए मैटर करता है ना। तो अगर कोई ऐसा नेता जो विदेशों से ताकतों को बुलाएगा, अगर वो खुले में ये कह रहा है तो अंदर खाने क्या खेल करता होगा? ये सवाल तो पब्लिक के मन में उठेंगे ना पित्रोदा साहब, जवाब तो देना ही पड़ेगा, भागने से होगा नहीं। तो साथियों, ये मेरा आज का एनालिसिस था कि क्यों ये पूरी स्थिति इस तरह से बन रही है। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए, नोटिफिकेशन की बेल भी दबाइए। फिर एक मुद्दे के साथ मिलता हूँ। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।